21 जून को रात 12:01 पर ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका में मौजूद वाइटमैन एयरफोर्स बेस से 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ईरान की जानिब उड़ान भरते हैं। इस मिलिट्री ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया था, इसकी सक्सेस के लिए जरूरी था कि ईरान तक 18 घंटे की इस फ्लाइट में ये B-2 बॉम्बर्स चाइनीज या रशियन सैटेलाइट से डिस्कवर ना हो। इसलिए इन स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स से किसी भी किस्म के सिग्नल एमिट होने से रोकने के लिए इन पर मौजूद रेडार्स को ऑफ कर दिया जाता है, जबकि पायलट्स एक दूसरे से या अमेरिकन बेसिस से कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली रेडियो कम्युनिकेशन को भी ऑफ रखते हैं। इस मिशन में एक डिसेप्शन भी क्रिएट की जाती है, जिसमें उसी वाइटमैन एयरफोर्स बेस से 2 मजीद B-2 बॉम्बर्स दूसरी जानिब यानी पैसिफिक में मौजूद गुआम की जानिब उड़ान भरते हैं। इन 2 B-2 बॉम्बर्स पर रेडार्स को जानबूझकर ऑन रखा जाता है ताकि सैटेलाइट्स इन B-2 बॉम्बर्स के फ्लाइट पाथ को देख सकें। दरअसल इस डिसेप्शन का मकसद एनिमी सैटेलाइट्स की अटेंशन गुआम की जानिब जाने वाले उन 2 B-2 बॉम्बर्स की जानिब डाइवर्ट करना थी और एनिमी सैटेलाइट्स को ये शो करवाना था कि अमेरिका इस वक्त ईरान पर अटैक करने का कोई इरादा नहीं रखता। मुकम्मल सिग्नल ब्लॉकआउट में ईरान की जानिब बढ़ने वाले इन 7 B-2 बॉम्बर्स में से हर B-2 2 GBU-57 बॉम्ब्स अपनी इंटरनल वेपन बे में कैरी किए हुए था और हर बॉम्ब 30,000 पाउंड भारी था, जो 10 टोयोटा ट्रक्स के बराबर बनता है। जबकि ये B-2 बॉम्बर्स की जानिब से की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी ऑपरेशनल स्ट्राइक भी होने वाली थी, क्योंकि यूएस के पास मौजूद टोटल 19 B-2 बॉम्बर्स में से 7 सिर्फ इस एक मिशन में इस्तेमाल हो रहे थे। वाइटमैन एयरफोर्स बेस से ईरान तक 11,400 किलोमीटर लंबी इस फ्लाइट में इन 7 B-2 बॉम्बर्स को कई बार रिफ्यूलिंग की जरूरत थी। इसलिए इस सारे रास्ते में दर्जनों एरियल टैंकर्स को इस B-2 स्ट्राइक ग्रुप को मुख्तलिफ लोकेशंस पर रिफ्यूल करवाने के लिए यूएस की जानिब से पहले ही डिप्लॉय कर दिया जाता है। इन B-2 बॉम्बर्स का फ्लाइट पाथ भी एक खास अंदाज में प्लान किया जाता है ताकि ग्राउंड बेस्ड रेडार्स भी इन B-2 बॉम्बर्स को स्पेशली रिफ्यूलिंग के वक्त डिटेक्ट ना कर सकें, और इसलिए अटलांटिक ओशन पर से गुजरने के बाद ये B-2 बॉम्बर्स स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के ऊपर से होते हुए मेडिटेरेनियन सी के इंटरनेशनल वाटर्स में दाखिल होते हैं और रेडार से बचते हुए इन वाटर्स में रिफ्यूल होते हैं। सीरियन एयर स्पेस में दाखिल होने से पहले अमेरिकन सेंट्रल कमांड एयर बेसिस से तकरीबन 100 के करीब 4th और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन इस B-2 स्ट्राइक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में प्लेन्स का B-2 स्ट्राइक ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करना एक मुश्किल टास्क था, क्योंकि B-2 बॉम्बर्स को डिटेक्ट होने से बचाने के लिए उन पर मुकम्मल सिग्नल ब्लैकआउट रखा गया था, जिसकी वजह से दूसरे प्लेन्स और B-2 पायलट्स के दरमियान कम्युनिकेशन तकरीबन ना होने के बराबर थी। एयरक्राफ्ट की इस फॉर्मेशन में 3 लेयर्स बनाई गई थी। सबसे आगे 4th और 5th जनरेशन फाइटर्स पर मुश्तमिल डिकॉय एयरक्राफ्ट ग्रुप था, उसके बाद प्रोटेक्शन ग्रुप और लास्ट में B-2 स्ट्राइक ग्रुप मौजूद था। मेडिटेरेनियन के बाद ये एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन मिडल ईस्ट में दाखिल हो जाती है और पहले सीरिया और फिर इराक की एयर स्पेस में से होते हुए ईरान के करीब पहुंचते हैं। ईरानियन एयर स्पेस में दाखिल होने से पहले ईरानी रात 12:30 पर गल्फ ऑफ ओमान के करीब मौजूद अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन से 30 से ज्यादा टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स को इस्फहान में मौजूद ईरानी न्यूक्लियर साइट पर फायर किया जाता है, जो अगले 2 घंटे के बाद अपने टारगेट को हिट करेंगे। ईरानियन एयर स्पेस में सबसे पहले डिकॉय एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पर तेज स्पीड से दाखिल होते हैं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि क्या ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम इन एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं, और अगर ईरानियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स को इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए भेजती है तो उन्हें B-2 बॉम्बर्स तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसके बाद प्रोटेक्शन एयरक्राफ्ट्स और B-2 स्ट्राइक ग्रुप ईरान में दाखिल होते हैं। हाईली प्रोटेक्टेड फोर्दो और नेटन्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज को टारगेट करने के लिए जरूरी था कि इन दोनों साइट्स पर मौजूद रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को पहले डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि B-2 बॉम्बर्स के लिए रास्ता क्लियर किया जा सके। इस काम को पूरा करने के लिए प्रोटेक्शन एयरक्राफ्ट्स पर मौजूद AGM-88 जैसे हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल से ईरानी रेडार्स और सैम्स को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ईरानी वक्त के मुताबिक रात 2:10 पर पहला B-2 बॉम्बर अपने दोनों GBU-57 बॉम्ब्स को जमीन से तकरीबन 80 मीटर नीचे बनी फोर्दो यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी पर गिराता है और इन GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स को
पहली दफा किसी कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेशल बॉम्ब्स दूसरे बॉम्ब्स की तरह जमीन से टकराते ही डेटोनेट नहीं होते, बल्कि इनमें लगे डिले फ्यूजेस से ये बॉम्ब पहले जमीन में 80 मीटर तक पेनिट्रेट करते हैं और ईरानियन अंडरग्राउंड फैसिलिटी तक पहुंचने के बाद ही डेटोनेट होते हैं। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मौजूद सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसके लिए अगले 25 मिनट में इसी साइट पर 10 मजीद GBU-57 बॉम्ब्स को गिराया जाता है, जो इस अंडरग्राउंड साइट के मुख्तलिफ हिस्सों को टारगेट करते हैं। इसके बाद ये B2 स्ट्राइक ग्रुप नेटन्स की जानिब बढ़ता है, जो जमीन से तकरीबन 8 मीटर नीचे थिक कंक्रीट से बनी न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी है और इस पर 2 GBU-57 बॉम्ब्स को गिराया जाता है। इसी दौरान 2 घंटे पहले यूएस सबमरीन से लॉन्च किए गए 30 से ज्यादा टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स भी इस्फहान न्यूक्लियर साइट को हिट करते हैं। इस्फहान में तमाम तर बिल्डिंग्स जमीन के ऊपर मौजूद हैं, जो न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी होने के साथ साथ यूरेनियम एनरिचमेंट में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस भी तैयार करती है और उसे फोर्दो और नेतर्स जैसी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स को प्रोवाइड करती है। यानी इस अटैक में पूरी एक न्यूक्लियर चेन को ही टारगेट किया जाता है, जिसमें न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स, यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक इनरिच करने वाले सेंट्रीफ्यूजेस और उन सेंट्रीफ्यूजेस में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल तीनों को ही टारगेट किया जाता है। इस कोऑर्डिनेटेड अटैक में 25 मिनट के अंदर तीनों ही न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया जाता है। मिशन पूरा होने के बाद सातों B2 बॉम्बर्स अमेरिका की जानिब अपना 18 घंटे का सफर शुरू करते हैं और दोबारा इराक और सीरिया की एयर स्पेस में से होते हुए इंटरनेशनल वाटर्स में दाखिल हो जाते हैं। इस मिशन में बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री ही पूरी दुनिया में फैले अपने बेसिस के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए कर सकती थी। मिसाल के तौर पर B2 बॉम्बर्स 37 घंटे तक मुसलसल हवा में रहते हुए इस मिशन को परफॉर्म करते हैं, जो B2 बॉम्बर्स का 2001 में अफगानिस्तान में किए जाने वाले 44 आवर्स के मिशन के बाद दूसरा सबसे लंबा मिशन है। जबकि लिमिटेड कम्युनिकेशन के बावजूद 125 के करीब एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स की मुख्तलिफ कंट्रीज में फैली एयर बेसिस से उड़ते हैं और इन 7 B2 बॉम्बर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उन्हें रिफ्यूल करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और रास्ते में आने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स और रेडार्स को डिस्ट्रॉय करके B2 बॉम्बर्स के लिए पाथ क्लियर करते हैं। इस मिशन में GBU-57 को पहली दफा इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें सिर्फ अमेरिकन B2 बॉम्बर्स ही कैरी कर सकते थे, जबकि एक ही अमेरिकन सबमरीन से 30 के करीब टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स को फायर किया जाना वाकई ही बेमिसाल है और ये मिशन अमेरिकन मिलिट्री की लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल रीच को शो करता है।